हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक नई सीरीज और एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, आज हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। मोल कॉन्सेप्ट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आपका फिजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सभी जानते हैं कि इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम आज जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें से फैराडे लॉज में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई बार इलेक्ट्रोलिसिस में से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट है, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि टाइम नहीं है उतना। इसमें हम 2 सेल पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जहां इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, जहां पर केमिकल रिएक्शन होती है और उसकी वजह से करंट पास होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है? जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आज हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी इलेक्ट्रोलिसिस पहले पढ़ने वाले हैं, वो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा हम इसी पे समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बेसिक फंडा क्या होता है। ये मैंने एक लिया बीकर या बर्तन मान लो, यहां 2 प्लेट लगा दी मैंने। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी के लिए। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, माइनस प्लस। यहां हम प्लेटिनम का लेंगे। ठीक है, पीटी। इसमें मैंने एक सॉल्यूशन डाला है NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये समझ लेना, विद वाटर नहीं है, ये ऐसे मान लो। ठीक है, मैंने NaCl डाल दिया। अब क्या होगा? ये NaCl Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl निगेटिव में टूटेगा। अब ये जो बैटरी है, बैटरी का क्या काम होगा? चार्ज देना। ठीक है, अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पहली बात, ये वाला कैथोड होता है हमारा, ये वाला हमारा होता है कैथोड पार्ट। पॉजिटिव वाला कौन सा होगा? एनोड। तो ठीक है, ये एनोड, ये कैथोड। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव वाला कैथोड, पॉजिटिव वाला एनोड। अब इसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव वाले में क्या होगा? पॉजिटिव वाला चार्ज जनरेट हो जाएगा। सिंपल, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज। नेगेटिव वाले से नेगेटिव चार्ज इसमें उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव वाले में इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब रिएक्शन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये कैसे टूटेंगे। NaCl टूटेगा, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव में, ये तो आप सबको पता है। अब Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा? अपने अपोजिट वाले के पास, निगेटिव। क्योंकि कैथोड क्या करता है? कैटायन को अट्रैक्ट करता है। कैटायन कौन होता है? ये Na पॉजिटिव, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होता है। एनायन को कौन करेगा अट्रैक्ट? एनोड। नाम से भी देख लो, An एनोड। ठीक है, An का मतलब क्या हो गया? एनायन। कैथोड Ca यानी कैटायन। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसमें कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? हमेशा रिडक्शन। मैं रिएक्शन लिख देता हूं पहले। ठीक है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। Na पॉजिटिव प्लस ये क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Na पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन देके Na में चेंज कर देगा, Na। ठीक है, इसको स्टेबल कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन देके। ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को दे देना या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा एनोड पे,
एनोड पे क्या हुआ, यहाँ Cl निगेटिव चला गया, इस पे तो पहले ही निगेटिव चार्ज है, क्या करेगा अपना निगेटिव चार्ज देके क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। ये सीधी चलेगी, ठीक है, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, इसमें उल्टा क्या किया इसने दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 2Cl निगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स अस क्लोरीन, ऐसे भी कर सकते थे ना, 2Cl निगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कर सकते हैं, ठीक है। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब ये वाला केस तो हमने पढ़ लिया, ये तो सिंपल था। अब एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी भी कहती है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को मैं पहले ही लिख रहा हूं क्योंकि ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसका काम होगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका नहीं होगा रिडक्शन, उसका पहले होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। हमेशा रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा उसका पहले होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक टेबल दी गई है, वो टेबल आपको बुक में से पढ़ना है, याद करना है सिंपली। सारी चीजें देखो यहाँ पर लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये एक एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, वो आप बेसिकली पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कैथोड लिया, फिर एनोड लिया, ठीक है। यहाँ पर H पॉजिटिव Cl निगेटिव, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये क्या लिया है मैं बताता हूँ, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने, जिसको ब्राइन कहते हैं। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी NaCl प्लस H2O हमने लिया है, ठीक है। NaCl प्लस H2O। अब ये टूटेगा कैसे, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव और H2O टूट जाएगा H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो वही तो आयन निकले पड़े हैं यहाँ पर, वही तो है यहाँ पर, और क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें अब हमें दोनों का नहीं कराना, अब Na पॉजिटिव का मत करवा देना कैथोड पे रिडक्शन, अब वो चीज नहीं होगी। अब हम H पॉजिटिव का कराएंगे, क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल Na पॉजिटिव से ज्यादा है, इसका रिडक्शन पॉजिटिव पोटेंशियल H पॉजिटिव का Na पॉजिटिव से ज्यादा है, और वही OH निगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl निगेटिव से ज्यादा है। तो अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट हो गया। पिछले वाले में हमने क्या किया, Na पॉजिटिव का रिडक्शन कराया, Cl निगेटिव का ऑक्सीडेशन कराया, काम खत्म। अब वैसे नहीं होगा। अब देखो H पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाएगा। अब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, एट कैथोड और एट एनोड वाली। तो कैथोड पे क्या हुआ होगा, H पॉजिटिव का रिडक्शन, H पॉजिटिव का रिडक्शन मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन गैस में चेंज हुआ, या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मान लो, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया, ठीक है। एक ही बात है, बैलेंस कर दिया मैंने रिएक्शन को बस। एनोड वाली देखो, ये तो आप बता ही दोगे, अब जब कैथोड का बता दिया। एनोड पे OH निगेटिव का क्या करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दो, क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा H2O पर एक बनेगा हाफ O2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ आया कि नहीं। OH निगेटिव किस में टूटेगा, वाटर में टूट जाएगा दोबारा, H2O प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन भी तो बनानी है। या आप चाहो तो 4 OH निगेटिव डाल के 2 H2O प्लस ऑक्सीजन भी बना सकते हो, और 4 इलेक्ट्रॉन भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है कि उसका रिडक्शन पहले होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडे ने 2 लॉज दिए थे, ठीक है। उन 2 लॉज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये फर्स्ट लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी लेना, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा सा टफ होता है, तो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस वाले टॉपिक से ज्यादा होती है, क्योंकि उसका लंबा रहता है क्वेश्चन, इसका इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम इजीली, ठीक है। अब देखो पूरा पढ़ने की बजाय मैं आपको सिंपली बताता हूँ, फॉर्मूले से इस रूल को भी याद करा दूंगा, इस लॉ को भी आप याद कर लोगे और क्वेश्चन भी कर दोगे, क्योंकि मेन तो आपका फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन करवाएगा। तो फॉर्मूला होता है M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या M इक्वल्स टू ZQ, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है,
तो ये है आपका जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, उसको हम m बोल देते हैं, या जो वेट था, ठीक है। Q क्या है हमारा? चार्ज, जो चार्ज पास किया गया है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ठीक है। चार्ज, जो भी चार्ज पास किया है ना पूरे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, वो हमारा Q है। जितना भी अमाउंट है चार्ज का, मान लो 10 कूलम, 20 कूलम, कितना भी रहा हो, ठीक है, वो सब हमारा क्या है? चार्ज Q। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप थ्योरी पढ़ लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस deposited or dissolved at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट पे हमने चार्ज पास किया है, उस प्रोसेस में जो भी चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब देखो इस रूल में एक चीज और है, m इक्वल्स जेड क्यू। अब ये z क्या होता है? z का फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत जरूरी है, इक्विवेलेंट वाला जो है। z इक्वल्स टू होता है आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या? फैराडे f। ये फैराडे क्या है? अब f ये है आपका 1 मोल ऑफ एटम पे जो भी चार्ज होता है। अब देखो चार्ज कितना हो गया f पे, इसको भी निकाल देते हैं। 1.6, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 9.65 आ जाएगा, लगभग, ठीक है, लगभग आ जाएगा, 10 से थोड़ा कम ही आएगा। ये 10⁻4 हो गया, ये 96500 नहीं हो गया, और यही इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कितनी? 96500 कूलम। ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है। इक्विवेलेंट वेट सबका अलग अलग हो सकता है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा? मोलर मास अपॉन n। ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये क्या है? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोसेस में होता है। ये अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे। और यहां पर भी देखो m इक्वल्स टू जेड क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी, क्योंकि q क्या होता है? I इंटू टी होता है। I क्या है? करंट, t क्या है? टाइम। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू z का भी फॉर्मूला लगा दूं अगर मैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन f इंटू आई इंटू टी, ऐसे भी लिख सकता हूं। और खोल दूं तो ये इक्विवेलेंट वेट को भी खोल दिया, तो m अपॉन एन एफ इंटू आई इंटू टी। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। मेन आपको ये याद रखना है, m इक्वल्स टू जेड क्यू, और z का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन f। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन n। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपोजिटेड एट द कैथोड व्हेन 10,000 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है? देखो कॉपर सल्फेट में इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कॉपर पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। एन कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि चेंज भी तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का होगा ना, जब इस पे +2 चार्ज है, सल्फेट पे -2 है, कॉपर पे +2 है, तो चेंज कितना होगा? 2 ही हो सकता है ना, n इक्वल्स 2 ही हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? चार्ज कितना है? 10⁻4 कूलम, ठीक है। निकालना क्या है इसमें? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर, इससे मैं समझ गया m निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, m निकालना है मुझे। m का फॉर्मूला क्या होता है? ZQ। z निकालना है क्योंकि q तो पता है, ठीक है, 10⁻4 z क्या है? अब यहां पर z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन f कितना होता है? 9650। निकालना क्या? इक्विवेलेंट वेट। अब देखो मैंने इसको कितना सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो हमें सिर्फ क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका? मोलर मास अपॉन n। मोलर मास कितना होगा कॉपर का? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। कितना हो गया? 31.75 ग्राम, ठीक है। इसको यहां रख दो, 31.75 को यहां रख दो अपॉन 96500, और इसको उठा के यहां रख दो, 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही बन जाएगा
तो m की वैल्यू कितनी आ गई 31.75, क्योंकि ये पूरा z की वैल्यू निकाल दी ना मैंने, z इंटू क्यू 96500 इंटू 10 की पावर 4। अब ये 10 की पावर 4 से इसको काट दूंगा, 1 2 3 4, 9.650 बचेगा, 9.650, इससे पूरे को काटो, m इक्वल टू 9 3 से क्या होता है 27 होता है। लेकिन ये कितना आएगा कट के, अब थोड़ा सा आप आइडिया लगा लो, तो थोड़ा सा मैं आइडिया लगा लूँ 3.2 3.3 जितना भी आएगा, तो सबसे पास कौन सा वाला है इसके 3.34, इतना तो मुझे ऑप्शन में पता लग रहा है, बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप समझ गए क्या करना था। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको n निकालना था, n 2 हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जो गिवन है वो देखो, उसके बाद क्या करना है, z निकालना था मुझे, जैसे यहाँ पर, तो z क्या होता है आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन f, f मुझे पता है 96500। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन n, n में निकाल चुका था, तो क्या मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उसको, उसकी वैल्यू लिखी और इन सब वैल्यू को पुट अप कर दिया, आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके और सिंपल क्वेश्चंस है सारे के सारे, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ तो हो चुका है, अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ की तरफ। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको भी ट्राई करूंगा इजी वे में समझाने की। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो आसान था, ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। तो इसका मतलब क्या होगा, दो सब्सटेंस दो ले लो, ठीक है, a और b सेम चार्ज है। अब देखो इसकी पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों में चार्ज सेम होने चाहिए, मतलब दोनों में सेम करंट और सेम टाइम होना चाहिए, या फिर दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, ठीक है, कम से कम चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम हो, ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं है, अगर इसका अलग है इसका अलग है, तो ये रूल उसमें अप्लाई नहीं होता है। रूल अप्लाई होने की पहली कंडीशन है दोनों में चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इनके जो मतलब मासिस है उनका रेशियो क्या होगा, अब जो इनके मासिस है उनका रेशियो क्या होगा, उनके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ma अपॉन इक्विवेलेंट वेट of A is equals to mv upon equivalent weight of B। समझ आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसका ma अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A is directly proportional equals to mb अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ठीक है, ऐसे याद रख लो, क्योंकि प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे यही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो मतलब डिविजिबल है वो सेम होगा। इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम 3.175 grams of copper is deposited at the cathode, how many grams of silver will be deposited from the silver nitrate solution in the same time। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने इसको इजी करने के लिए क्या देखना है, पहले तो बना लो कि दो सब्सटेंस कौन कौन से है। पहला है CuSO4 वाला, दूसरा है मेरे पास AgNO3 वाला। इसको A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, ठीक है। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। अब देखो मैं कितना सिंप्लीफाई करता हूं, इसको जो भी गिवन है वो सब लिख दो। इसका कॉपर का मुझे गिवन है कितना, 3.175 ग्राम, ठीक है। Ag का कितना है नहीं पता तो लिखो, और यही निकालना भी तो है। आप देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द सेम टाइम। तो निकालना क्या है मुझे, Mb, पता क्या है मुझे Ma, ठीक है। और मुझे ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या लिखा है कि व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, दोनों में 2 एम्पियर की करंट है, और लास्ट वाले लाइन में लिखा है सेम टाइम, यानी कि दोनों का करंट और टाइम सेम है, सेम I सेम T। दैट मीन्स इसका चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, Q इक्वल्स टू IT। जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये चार्ज भी तो सेम हो गया इनका, तो सेम चार्ज हो गया। दैट मीन्स कौन सा लॉ लग रहा है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या कहता है कि दोनों में सेम चार्ज होना चाहिए, तब जाके उनका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो प्रॉपरली मैनेज होगी, अदरवाइज वो
रेगुलेट नहीं करेगा ये वाला रियम, ठीक है। दोनों में सेम चार्ज है, दैट मीन्स ये सेकंड लॉ दिखा रहा है, ये सेकंड लॉ दिखा रहा है। अब सेकंड लॉ में क्या होता था, एम ए इज अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरा एम बी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी देख लो। हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसमें तो शायद नहीं होगा। और ये कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये कॉपर वाला था ना, और ये एजी वाला, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब मैं साइड में क्या करता हूं, साइड में मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए निकाल लेता हूं पहले, और फिर क्या निकाल लूंगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी निकाल लूंगा। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन, मोलर मास अपॉन एन। ये कॉपर सल्फेट वाला था, इसके लिए एन कितना होगा, 3, वो 2 होगा, कॉपर सल्फेट के लिए 2 होगा। उस वाले के लिए 1 होगा, AgNO3 के लिए, क्योंकि Ag पे कौन सा चार्ज होगा, +1, तो यानी इलेक्ट्रॉन चेंज कितना होगा, n = 1 होगा, ठीक है। ये होता है मोलर मास अपॉन n। मोलर मास कितना है कॉपर का, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 31.75 ग्राम। समझ में आया कि नहीं, मोलर मास अपॉन n किया, 63.5 अपॉन 2 31.75 ग्राम। अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ B कितना होगा, m अपॉन n कितना, 108 अपॉन 1 यानी 108 ग्राम। समझ आया ना बच्चों, क्या किया, m अपॉन n कर दिया सिंपल। ये तो आपको सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, ये बताने की जरूरत है ही नहीं। अब इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, 3.175, ये कितना आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, 31.75 इक्वल्स एम बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी कितना है, 108, ठीक है। क्रॉस कैलकुलेशन कर दो, पहले तो यहीं से काटो, 1/10 एम बी कितना हो गया, 108 अपॉन 10, यानी कि एम बी हमारा आ गया 10.8 ग्राम। आ गया कि नहीं, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक और बार देखो। ये फॉर्मूला लगाना था, एम ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल्स एम बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। यही लगाना था, एम ए गिवन था 3.175 या जो भी हो वो आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए निकालना था, वो क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन, मोलर मास अपॉन एन होगा, ठीक है। वहां से मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए निकाल लिया, यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी निकाल दिया, दोनों को मैंने पुटअप किया, दोनों की वैल्यूज पुटअप की और आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं समझ, कहां गया, हाँ ये रहा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। इसमें कौन सा ऑप्शन है, 10.78, 10.8 आया ना, सबसे ज्यादा नजदीक यही वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगता है मैंने इसको इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत ही सिंपल वे में समझाया और आपको फैराडे लॉस के दोनों लॉस भी समझाया और उन पे क्वेश्चन भी कराया एक। ये एक बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप चाहें तो इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं एक बार, और इसके कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, आपसे मेरे को पूरा यकीन है हो जाएंगे, ठीक है। और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या आगे आने वाले फ्यूचर में आपको और किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनवानी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।